वेलकम टू द जजमेंटल्स पॉडकास्ट, द अपकमिंग नंबर वन पॉडकास्ट इन इंडिया। आज बहुत ही स्पेशल डे है हमारा। आज बहुत बहुत ही ज़्यादा वेरी स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट पे। ही इज़ 2 times कैबिनेट मिनिस्टर्स इन पंजाब, 3 times MLA, MLA. एंड बहुत ही बड़ी महान हस्ती हैं और बहुत ही जाने माने लोग। एवरीबडी नोज हिम ऑन द स्ट्रीट्स वेयर एवर यू गो इन पठानकोट पंजाब। सब उनको जानते हैं मास्टर मोहन लाल जी के नाम से। हिज नेम इज़ मोहन लाल शर्मा। ही इज़ मास्टर्स इन 7 7 सब्जेक्ट्स। subjects. लॉयर भी हैं, काफ़ी सेवाधार किस्म के इंसान हैं, हर किसी की सेवा करते हैं, करते हर हैं। किसी को जानते हैं। तो हमारे साथ हैं मास्टर मोहन लाल जी। वेलकम सर, वेलकम। Welcome, sir. पहले तो ये है कि भाई इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you, Thank sir. you so Thank much. you. आज के इस टेक्निकल युग में आप लोगों ने युग परिवर्तन का जो एक तरीका निकाला है, मैं तो बड़ा मुतासर हुआ देख करके। मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि भाई इतने लायक बच्चे हमारे निकले हैं। जी, Thank you, sir. थैंक यू। मेरी जो लाइफ जिसके मुतल्लिक पूछा गया है, कोई ज़्यादा नहीं, ये मेरी लाइफ उबड़ खाबड़ लाइफ है। मेरी उतार चढ़ाव से भरी हुई लाइफ है। मुफलिसी, गरीबी, गुर्बत, कोई इमेजिन नहीं करेगा कि 47 की इस आज़ादी के बाद मुझे 7-7 दिन और मेरे भाई को 7-7 दिन भूखे रह करके अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। 7-7 दिन। हाँ, 7-7 दिन। ये अलग बात है कि आगे चल करके जब मैं राजनीति में आया तो मुझे 10-10, 15-15 दिन आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। हाँ जी। और एक बार तो लगा कि भाई ये ज़िंदगी गई के गई। जी, परंतु जो जो भगवान ने मेरे ज़िम्मे काम लगाना था वो मैं करता गया। जी, अच्छा। ज़िंदगी में ऐसा कोई आकर्षण है, ऐसा कुछ दिखाई मुझे देता नहीं। संघर्ष है, हार्ड वर्क है, लगन है, अपने परिवार को एक मुकाम पर पहुंचाने की जो धुन थी उसमें लगे रहे। और आज उस प्रभु की बहुत कृपा है, अपने यारों मित्रों की बहुत कृपा है। बच्चे सेट हैं, घर है, परिवार है, समाज में इज्जत है, मान है, शोहरत है। लोग मानते हैं कि ये मास्टर मोहनलाल कोई व्यक्ति है। ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। बिल्कुल हम Sir, कुछ अपने childhood के बारे में tell us something about your childhood. चाइल्डहुड मेरा ये थरियाल गांव है माधोपुर के पास। जी Yeah. जी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ हुई, 4वीं तक। और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या आपको सुनाऊं। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में एक नारा लेकर के गए कि भाई एक निशान एक विधान, और इस देश में जो जम्मू कश्मीर है उसमें परमिट सिस्टम नहीं रहने दूंगा। जी जी। वो 1953 में जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के गए। अच्छा। तो मैं थरियाल के 5-6-9 जो बच्चे छोटे छोटे थे उनको लेकर के वो मैं तमाशा देखने के लिए गया माधोपुर में। तब एक लक्कड़ का पुल होता था, वो अच्छा लक्कड़ का पुल था। जी। एक ही पुल था। जो गाड़ियाँ उस तरफ से आती थी उनको वहाँ रोक लिया जाता था, जो इस तरफ से निकल जाती थी फिर उसको आने दिया जाता था। ऐसा वो रास्ता था। और बेशुमार शतीरियों का बहुत बड़ा भंडार माधोपुर में होता था। ब्यास दरिया से बह करके शतीरियाँ आती थी और दड़ई उन शतीरियों को बाहर निकाल करके बहुत बड़े बड़े ढेर शतीरियों के लगे होते थे। अच्छा। तो मैं वो तमाशा देखने के लिए श्यामा प्रसाद का अपने यारों दोस्तों के बचपन के छोटे छोटे बच्चों के साथ 8-9-10 साल के बच्चों को लेकर के चला गया। मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है, हाँ जी। ना मुझे जम्मू कश्मीर का पता था। बिल्कुल।
बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने के लिए चले गए कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। जी। देखा हमने बड़ा हल्ला गुल्ला और बड़े 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 आदमी। मैंने कहा ये लोग कहाँ से हैं, ये तो कोई और ही तरह के लोग हैं, किसी और दुनिया के लोग हैं जो वहाँ खड़े हैं। अच्छा। और आगे चल कर के ज़िंदगी में उसी घटना का मुझे सारी ज़िंदगी में हिस्सा बन करके रहना पड़ा। ये भी एक ताज्जुब की बात है, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। आश्चर्य की बात है कि बचपन में जिस तमाशे को देखने के लिए गया वो तमाशा तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात थी। बाद में श्यामा प्रसाद जी की डेथ हो गई, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनके साथ हमारे पिता पुत्र के संबंध हो गए। हाँ जी। और डॉक्टर बलदेव प्रकाश थे, हित अभिलाषी थे, यज्ञ दत्त थे, ऐसे ऐसे लोगों के साथ जनसंघ के रूप में मेरा संपर्क हो गया आगे चल करके। ठीक। तभी जब मैं अकेला बैठता हूँ तो सोचता हूँ यार ज़िंदगी में कोई आदमी राजनीति में सोच समझ के नहीं आता। जी, 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 बिल्कुल। घटनाएं कई घट जाती हैं तो राजनीति में आ जाए। मेरा राजनीति में आना भी समझो आप एक दुर्घटना ही समझो। दुर्घटना ही है। पर सर जैसे आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, ना ही आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं रहा, आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली रही होगी। मतलब पॉलिटिक्स में आना भी काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा होगा आपका। जैसे अगर मैं स्ट्रगल नहीं करता तो मर जाते हम सब। बिल्कुल। स्ट्रगल तो करना पड़ता था। आज पठानकोट के लोग इस चीज़ को देख करके हैरान होंगे। गांधी चौक के अंदर सब्जी मंडी होती थी। हाँ जी। जब हम उजड़ करके पाकिस्तान से यहाँ आए, मैं और मेरे भाई ने दोनों ने हमने 8 आने के आलू लगे के तो शाम को 1 रुपया कमाया। मतलब फिर हमारी ज़िंदगी पटरी पे चलने लगी। हम आज भी बाबूराम नागरमल फर्म के बड़े मशहूर हैं यहाँ की। उन्होंने हमें उधार देते थे, हम उससे अपना घर चलाते थे। मतलब ये मैं फिर कार्ड पुलर रहा, हाँ जी। फिर मैं रक्षा पुलर रहा। ये यहाँ आजकल जलंधर अड्डा कभी हुआ करता था जब वहाँ मैं कुली होता था। अच्छा, अच्छा। ऐसे ये सब काम करने पड़ते हैं ना काफ़ी आप जिंदगी में जीने के लिए तो करना ही पड़ता है ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने किया जो चरदा बनता था हमें अपने परिवार को पालने के लिए। मतलब आपकी कहानी भी काफी वैसी है, जैसे कहते सब्जी वाले से एक पूरा इंडिया में एक सबसे नाम बड़ा बनाना। नाम बनाना। नाम तो क्या नहीं, क्योंकि नाम बहुत ही आप नीचे से ऊपर बिल्कुल, राइज किया आपने। बट जैसे ऐसी की सभी फाइनेंस जितने भी ग्रेट आदमी बनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वो सब संघर्ष करके और नीचे से ऊपर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वन मोर, मैं इब्राहिम लिंकन की लाइफ पढ़ रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। वाशिंगटन की लाइफ पढ़ रहा हूँ, मैं लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा, इवन मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा, जी, इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सारी जिंदगी पढ़ी मैंने। जी। वो बड़े अमीर आदमी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी बड़े अमीर आदमी थे तब। बिल्कुल। हाँ जी। पर गुर्बत में जिन्होंने अपनी परवरिश की, लाल बहादुर शास्त्री को देखा मैंने, इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी को पढ़ा मैंने। ये सारी चीज़ें जो पढ़ कर के ना जी देखा। और मेरे घर में लाइट नहीं होती थी। मैं रात को जब रेडी लगा करके वापस घर आता था तो रात 9 बजे उसी रेडी के ऊपर चादर बिछा करके जो बिजली का खंबा था उसके ऊपर पड़ता था मैं सारी रात पढ़ता महात्मा था। गांधी also used to do this. महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट, उसके तो पैरों की धूल नहीं है। नहीं, he महात्मा also गांधी was a- used to study. महात्मा गांधी हिंदुस्तान के 1000 वर्ष के इतिहास में अकेला आदमी पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री टू दैट। ही वॉज ए यूनिक मैन, हम्म, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी थे वो, असाधारण व्यक्तित्व थे। और सत्य से, अहिंसा से उन्होंने मानवता को जीने का रास्ता बताया। जी। ये महात्मा गांधी से मैं बहुत मुतासिर हूँ। मैंने देखा नहीं उनको, देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1958 में जब मैं प्रेसिडेंट मेडल लेने के लिए गया भारत और स्काउट गाइड का 1958 में, हाँ जी। तब मैं 8वीं 9वीं का विद्यार्थी रहा हूँ। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस फंक्शन की सदारत की। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से हाथ मिलाने के लिए बढ़ा। मैं देखता हूँ कि एक फरिश्ते से मैं हाथ मिला रहा हूँ, कोई स्वर्ग का कोई फरिश्ता है, उससे मैं हाथ मिला रहा हूँ। और सच मानेंगे आपने, मैंने इस हाथ को फिर धोया नहीं, 7 दिन नहीं धोया। अच्छे ग्रेट मैन के साथ मैंने हाथ मिलाया, मैंने, सच्ची बात है ये। और फिर वहीं कसम खाई कि भाई मुझे ये इसी चेयर पे आना, एक दिन इसी चेयर पे आऊँगा मैं एक दिन। नहीं आया अलग बात है, मतलब लेकिन मेरा उस level- डिटर्मिनेशन था कि मैं यहाँ Determination। आऊँगा ही।
बट उस लेवल पे तो आप पहुंच ही गए। नहीं वो लेवल बड़ा, वो तो देवी थे। लग जी सर एक वो दैवी आदमी थे। दैवी मतलब ईश्वरीय शक्ति थी उनके अंदर। आज भले लोग गांधी को गाली निकालें, आज भले नेहरू को गाली निकालें लोग, हाँ जी, नाथूराम की भले ही लोग पूजा करें, परंतु मानवता की रक्षा में, इस देश के निर्माण में जो नेहरू और गांधी का योगदान है, बिल्कुल बिल्कुल हम उसको भुला नहीं सकते। हम नतमस्तक बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सर एक और इंसिडेंट जो आप में और ग्रेट पर्सनालिटीज में रहा है कि आपकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 19 इयर्स 19 साल की उम्र में आपकी गिरफ्तारी मेरी हुई थी। उस समय मैं 18 साल का था। ओके। 11 मार्च 1966 को मेरी गिरफ्तारी हुई। जलंधर में आई थी। जलंधर में हुई। हाँ जी। जलंधर में इसलिए हुई कि मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे का आंदोलन चला रखा था। अच्छा यज्ञदत्त ने अमृतसर के अंदर व्रत रखा था, अमरण अनशन, अच्छा के महापंजाब बनाएंगे। हम्म तो मैं जलंधर में तब बीएड कर रहा था। वहाँ की स्टूडेंट जितने भी थे उनका मैं अध्यक्ष था तब। तो मैंने जाकर के ना जी ऐसे ही, वो कर्फ्यू लगा हुआ था, मैंने घंटी बजा दी डीएवी कॉलेज की, निकल पड़े। घोड़े हमारे पीछे दौड़ा दिए। हम एक चवारे पे चढ़ गए, वहाँ से एक थानेदार को ऊपर से पत्थर मार के वो जान से मर गया। फिर हम नीचे उतरे, पुलिस ने हमारी बहुत धुनाई की। अभी तक मेरा ये सिर का जख्म रिश्ता है, कभी कोई देखोगे तो इतने इतने बड़े हैं, वो अभी तक रिश्ता है ये जख्म। अच्छा पुलिस ने अपनी तरफ से मार करके छोड़ दिया। 3 दिन के बाद मुझे सेंट्रल जेल जलंधर में ले गई पुलिस। पट्टियाँ पुट्टी हुई थी, पेंटें पुट्टी फटी हुई थी। वहाँ लाला जगत नारायण जो हिंद समाचार ग्रुप के थे, वीरेंद्र जी जो वीर प्रताप के थे, नरेंद्र वर्मा थे, यश थे, और 2-4 बड़े बड़े, हाँ, धर्मपाल सब्बरवाल थे, मनमोहन कालिया जो मनोरंजन कालिया के पिताजी, तब वो जेल में थे। तब मैं छोटा था, बच्चा था। तो उन्होंने अपने घर से कपड़े ला करके मेरी पेंट पुंट जो फटी हुई थी वो सब ठीक किया। फिर हम वहाँ से निकले। 11 मार्च 1966 को गिरफ्तारी हुई। 11 मार्च से 18 साल का हूँ अब। फिर इमरजेंसी के अंदर गिरफ्तार हुए। 5 बार प्राइवेट एडेड स्कूलों का जो आंदोलन चलता था पेंशन और ग्रेचुटी के लिए, कोठारी कमीशन लागू करने के लिए, 5 बार उनके लिए जेल गए। चलता है, ऐसे चलता रहता है। Nice. तो सर आपको मतलब ऐसा कोई इवेंट होता है ना लाइफ में जिससे लगता है कि मुझे अभी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ मेन जिससे आपको मोटिवेशन आई थी मेन? तो मतलब ऐसा है कि भाई मैं जब बीएड करके निकला तो मैंने एक नौजवानों का दल बनाया, उसका नाम था क्रांतिकारी युवक मंडल, उसका नाम था। अच्छा मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट था। और उसकी 66 से लेकर के 72 तक की गतिविधियां पठानकोट में बड़ी भयानक थी। तब पुलिस भी कांपती थी हमारे नाम से, तो सारे दफ्तरों के अफसर भी कांपते थे हमारे नाम पे। कांग्रेस भी कांपने लगी थी। तब फिर जनसंघ के कुछ 2-1 लोग मेरे पास आए 1966 में कि आप ये कर रहे हो तो आकर के आपको हम प्लेटफार्म देते हैं, जनसंघ में आ जाओ। जनसंघ के जनकराज महाजन थे, ओम प्रकाश भारद्वाज था, छज्जूराम साहब थे, कृष्णदेव थे। ये लोग मुझे कहते कि जनसंघ के लोग। मैं जनसंघ का जनरल सेक्रेटरी बन गया पठानकोट का, और यहाँ से मेरा कैरियर शुरू हो गया। फिर चलते राजनीति में, फिर बस तो है नहीं, ये है सारी जिंदगी, राजनीति में शुरू हो गया मेरा। सर आपको अभिनय का बहुत शौक था, है ना? अभिनय मेरी रग रग में है। हाँ जी। नहीं अभी आपने तो मुझे कहो मैं डांस करने लगूं। हाँ आपने 2 नाटक भी किए हैं, मूवी भी की है, हाँ, नाटक है ना? नाटक मूवी भी बहुत की नाटक आपने। किए। रावण एक रावण ची- टिकले पिटकल भी पढ़ के 36 साल आपने रावण का रोल किया। किरदार, 2 फिल्में भी की, एक चीख की, एक चीख, हाँ जी। एक कलयुग के अवतार किया। तो बड़ा शौक है। हाँ जी। मेरी इच्छा ये राजनीति में तो आने की थी नहीं, मेरी एक्टर बनने की थी। देवानंद जी आपके देवानंद मेरे फेवरेट हीरो थे, आपके मित्र भी रह चुके हैं, मित्र भी रहे। है ना? देवानंद से मैं मिलने के लिए गया बॉम्बे में। ओके। वो प्रमोद महाजन जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते थे, और पठानकोट और गुरदासपुर जिला इकट्ठा हुआ करता था। उन्होंने मुझे कहा कि वे देखो गुरदासपुर के रहने वाले देवानंद हैं, तो आप जाइए उनको मनाइए कि वे यहाँ इलेक्शन लड़ें गुरदासपुर में आकर।
क्योंकि देवानंद राजनीतिक परिवार से थे। देवानंद के भाई को हमने जनसंघ की टिकट पे इलेक्शन लड़ाया गुरदासपुर से, मोहन आनंद को, जी और उनकी जमानत जब्त हो गई तब 1952 के इलेक्शन में जनसंघ के उनकी जमानत जब्त हो गई। तो हमने उनको खड़ा किया। फिर मैं देवानंद जी के पास गया, प्रमोद महाजन का लेटर भी दिया उनको, और देवानंद जी को मैंने कहा कि भाई आइए, पठानकोट और गुरदासपुर जो है, गरोटा के आप रहने वाले हैं, जमपल वहाँ से है, तो आप आइए यहाँ इलेक्शन लड़िए। ये मास्टर जी आपका धन्यवाद। जो कटसी उन्होंने दिखाई देवानंद, हाँ जी, मेरी पहली मीटिंग में जो 86 में हुई उससे कहीं ज़्यादा। 86 में भी मैं लोनावाला में गया था, एक ट्रेनिंग थी, तो मैं देवानंद के दफ्तर में उससे मिला था। बहुत आनंद आया उस व्यक्ति से मिल करके। लगता नहीं था कि फिल्मी स्टार का वो सुपरस्टार मेरे जैसे व्यक्ति से साधारण रूप से बात कर रहा है। और जब मैं टिकट के लिए बात करने गया, कहता मास्टर जी मैंने तो नेशनल कांग्रेस बना करके मैंने बहुत सबक सीख लिया, मैं नहीं कोई इलेक्शन में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। मैंने कहा फिर मुझे एक्टर बना लो, तो मैं भी छोड़ देता हूँ। उन्होंने बड़ी एफर्ट, एक कोई फोर स्क्वायर कोई फिल्म बना रहे थे, कि मास्टर जी आ जाओ, एक राजनेता का रोल है, आ जाइए आप कर लीजिए। तो फिर मैंने जा कर के इधर प्रमोद जी को कहा कि वो तो मानते नहीं हैं। मैं आ गया, बड़ी निराशा हुई। और फिर 1996 का जो इलेक्शन था पार्लियामेंट का, उसमें मुझे टिकट दे दी बीजेपी ने, कहा जाओ इलेक्शन लड़ो आप। 97 में मैं नया मिनिस्टर बना था, 97 में उन्होंने कहा कि जा कर के अब इलेक्शन लड़ो जा करके पार्लियामेंट का। तो मेरी तो टांगें कांपने लगी। मैंने कहा अभी मैं नया मिनिस्टर बना हूँ, झंडी मिली है, कार मिली है, नौकर चाकर कोठी मिली है, तो छोड़ के फिर मैं उसी धूल धड़के में चलूँगा। मैंने अडवाणी को टेलीफोन किया भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर वो विनोद खन्ना आया इलेक्शन में। जब मैंने टिकट मैं तब तक 5 रैलियां कर चुका था। दतारपुर में रैली कर चुका था, गुरदासपुर में कर चुका था, बटाले कर चुका था, रैलियां कर चुका था, पर मैं मिनिस्टर का मोह नहीं छोड़ सका। ऐतिहासिक गलती होगी ना, तब मैं ऐतिहासिक गलती न करता तो मैं सेंटर की किसी राजनीति में बहुत उच्च स्थान पर होता। गलतियां हो जाती। हाँ जी। सर जैसे आपने विनोद खन्ना जी का नाम लिया, तो जो पैराशूट कैंडिडेट्स हमें मतलब लाए जाते हैं, है ना, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अभी पैराशूट कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है? जैसे इनको हम कहाँ ढूंढें? ये सेलिब्रिटीज लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपने राजनीति का दर्द व्यक्त किया, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। परंतु 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसके सामने पार्टी का मकसद एक ही था, येन केन प्रकारेण दिल्ली की सत्ता पे आओ, चाहे कहीं से भी लाओ कैंडिडेट जी, पर सत्ता में आना, जीतने वाले कैंडिडेट लाओ। आज भी देखिए हमारे 303 मेंबर पार्लियामेंट है जी, हमारे बीजेपी के तो निरोल 103 ही है, 200 तो पार्टी के बाहर से ही कैंडिडेट लाए हैं ना। जी, जी। तो ये सिर्फ इसलिए था कि भाई पार्टी को सत्ता में आना है। कांग्रेस ने इससे देश का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया था। 2014 का पहले का सीन देखिए आप, कितना भयानक था। कहीं कॉमनवेल्थ घोटाला, हाँ जी, हाँ कहीं चारा घोटाला, कहीं वोफर घोटाला, कहीं चीनी घोटाला, कहीं वो G2 का घोटाला। इतने घोटाले थे कि देश का नाम सारी दुनिया में बदनाम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जनता का मूड बदल गया। जनता का मूड जो बदला, मोदी ने उसको कैच कर लिया। बिल्कुल मोदी ने उसको बिल्कुल पूरी तरह से कैच कर लिया, अपने हक में कर लिया। सरकार बन गई। तब 282 थे, अब 303 हो गए। तो सरकार बनाने की उनको जिद थी। कैंडिडेट कहीं से भी ढूंढ लाओ, मकसद है कि जीतने वाला कैंडिडेट हो। कोई वहाँ ऊपर से लाओ, नीचे से लाओ, कहीं से लाओ, कैंडिडेट जीतने वाला हो, बस यही है। फिर दूसरा ये है कि वो पैसे लगाने वाला हो। ओके, ये क्राइटेरिया था और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं नहीं कहता कि अच्छी बात है, परंपरा अच्छी नहीं है। अपने कार्यकर्ता जो पिछले 47 से लगे हुए हैं, उनको अगर मौका ही नहीं देंगे, हम बाहर से ला करके कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो लोग प्रश्न करेंगे। अब सनी देओल को कहाँ ढूंढेंगे लोग? विनोद खन्ना साल में 1 दिन आ जाता था, 2 दिन रहता था, चले जाता था। अब सनी देओल है बेचारे, उसको राजनीति का क्या पता, लेकिन जीतना था, जीतने के लिए दिया। इसके साथ मास्टर जी एक चीज़ पूछनी थी कि आज के जो युवा है, इनके लिए आपके टाइम पे युवा और आज का जो युवा है,
उसमें क्या आपको बदलाव, चेंजेस क्या आपको दिखते हैं, और कुछ आज का मैसेज आप युवा आज का युवा बड़ा टेक्निकल है, वो किसी की परवाह नहीं करता। जी जी आज के युवा को किसी की परवाह नहीं, ही इज द किंग। जी हर नौजवान जिसको पूछो वो अपने आप में किंग है। जी ना उसको माँ बाप की परवाह है, ना उसको समाज की परवाह है, ना उसको राजनीति की परवाह है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। जी अपनी इच्छा का वो मालिक है। हम्म, और हमारे ज़माने में युवा में क्या होता था, कबड्डी में खेलेंगे, कुश्ती में आगे बढ़ेंगे, एक क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, जी पढ़ाई करेंगे। हमारे ज़माने में तो नंबर ही कितने आते थे। मैं एसडी कॉलेज में फर्स्ट हुआ, ऑनर बोर्ड के, फिर मेरा नाम लिखा था। कितने नंबर लिए? 50% नंबर लिए। आज 99% लेने वाला जो वो नहीं आता बिल्कुल जी जी मेरिट में। युवा का ट्रेंड बदल गया ना जी, आज ट्रेंड बदल गया, दुनिया का ट्रेंड। नौजवान जो है ना, और उसमें एक प्रवृत्ति आ गई, मैं हूं तो समाज है, मैं नहीं तो समाज नहीं है। ये प्रवृत्ति आ गई उसमें। ये नौजवान सोच आ गई। ये ये हाँ सोच जी है। हाँ जी एक हाँ जी। वो नहीं, कहता हाँ, है मैं हूं तो समाज है, मैं नहीं हूं तो समाज क्या, मेरे लिए कोई समाज नहीं, मैं हूं, मुझे नौकरी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, आपको क्या लगता है? मैंने उसमें कॉन्फिडेंस है बड़ा। कॉन्फिडेंस की ओवर कॉन्फिडेंस, आपको क्या लगता है? इसको हम कॉन्फिडेंस है हाँ। इसमें, ओवर Okay, कॉन्फिडेंस okay. नहीं। अच्छा समाज मतलब देता आप गया है। पॉजिटिवली कह रहे नहीं, हैं। मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ। ओके ओके। नौजवान को दिया गया समाज ने हाँ जी बेकार, पढ़ लिख करके कितने 6 करोड़ नौजवान बेकार है। जी हर साल 60 लाख नौजवान बेकारों की लिस्ट में खड़ा जाता है। उसको ना कोई काम है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना उसके पल्ला पैसा है, ना माँ बाप के पास पैसा है। माँ बाप ने अपना सब कुछ बेच करके पढ़ा करके सड़कों पे भेज दिया। जी जी फिर वो क्या करेगा? बेकार रहेगा, नशा करेगा, फीम खाएगा, हीरोइन में करेगा। ये इस प्रकार वो इस मालिक, वो मालिक है अपना, उसको नहीं किसी की परवाह, ना वो किसी की माँ बाप की नहीं मानता आज का युग। बिल्कुल। माँ बाप को यही समझता है, चल यार हमको पैदा करना था, कर दिया, हमारा संसार हम अपना बनाएंगे। बट वो एक कहीं ना कहीं गलत भी है। जैसे अगर एक माँ बाप सोसाइटी समाज को जोड़ के भी रखना, आज के युवा जो भूल रहे, हम सब मतलब जो भी हमारे साथी जो आजकल भूल रहे हैं कि माँ बाप को भूल जाते हैं लोग, बट उनको साथ, एक फैमिली को साथ रख के चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। वो कहीं ना कहीं ऐसे अगर एक मैसेज आप हमारे युवा भाइयों को माँ बताओ। बाप का वो अपनी औलाद के प्रति ध्यान नहीं रहा। वो बेचारे माँ बाप मरियल तरीके से अपना घर चलाने की सोचते हैं कि किसी तरीके से घर तो चले। आज के ज़माने में घर चलाना माँ बाप के लिए इतना मुश्किल है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है आज के घर चलाना। कितने % लोग हैं जिनके घर चलते हैं? हार्डली इस हिंदुस्तान में 20% लोगों के घर चलते हैं। 80% लोगों को तो उसी प्रकार से दिन रात यही पड़ती रहती, रात की रोटी पकेगी, मेरे घर की नहीं पड़ेगी। सरकारी आंकड़े देख लो, बिल्कुल 80% इस देश का आदमी गरीब है। वो 80% गरीब, इसका माँ बाप को तो चिंता रहती रोटी की, अपने बच्चों की शिक्षा की, उनके कपड़ों की, उनकी किताबों की, लत्थे दत्ते की। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ करें। माँ बाप के पास कितना समय है रोटी के सिवा, कोई सोच नहीं रहा। बेचारे माँ बाप बेचारे बन गए। और नौजवान बेचारा जो है वो हताश है, नौकरी उसके पास नहीं है, पढ़ाई की कोई वही सर्कमस्टांसेस एक दूसरे को वैसा कर देती मतलब हैं। अगर हम मतलब जैसे अपना आज का यूथ है वो करना चाहे, कुछ चेंज लाना चाहे, वो कैसा शुरू करें? मतलब पॉलिटिक्स में चेंज आ ही सकती है नौजवानों से। चेंज नौजवान ही ले आ सकते। जैसे हम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, अगर कोई आना चाहे पॉलिटिक्स में, पर आजकल पैसा इतना है कि मतलब पैसा लगाना पड़ता है। सबको पता है, कोई बोलना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता। क्या मतलब ये सच में इतना पैसा चलता है, या आपको मतलब फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है? पैसे के बिना नहीं चलता कुछ। तो मतलब कोई यूथ अगर चाहेगा मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ यार। बिहार में मोदी के पैरों की नज़दीक से ज़मीन खिसका दी है तेजस्वी ने। 26 साल का नौजवान है वो। जी 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 पैसे पैसे हैं पैसा बहुत होंगे पैसे, होती है, मतलब खरीद खरोफत की बातें होती हैं। ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ। यस। अगर नौजवान को तुम कोई स्थान दो तो ही विल प्रूव हिज वर्थ। बिल्कुल बिल्कुल उसको स्थान ही नहीं मिल रहा मिल कहीं। रहा है। खड़े होने को उसको कोई नक्कर नहीं, कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं उसको। ही इज सीकिंग फॉर ए बेटर प्लेस टू एग्जिबिट हिमसेल्फ। जी जी अपने आप को एग्जिबिट कर सके, उसको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। जी सो राइट। हम इसलिए वो निराश है बेचारा। मासी, और एक चीज़, हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, आपकी कहानी, एक आप रेवोल्यूशनरी टाइप, आप में एक एनर्जी है। और हम सुन रहे थे कि आपको वो जो आपस में जो प्यार करते हैं, एक प्यार करने वाले लोग लोग अच्छे को लोग। आप बहुत प्यार करते हैं उनको। तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं दुनिया के हर शख्स से प्यार करता हूँ। नहीं, वो तो आप बहुत करते हैं, आपकी एनर्जी वैसी है कि आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं हर एक से प्यार करता हूँ। जी
मेरा किसी भी व्यक्ति से दुर्भावना नहीं। मैं जिसको अपने साथ लगाता हूँ उस पर अंधविश्वास करता हूँ, अंधविश्वास। और उसका मुझे ज़िंदगी में इतना नुकसान हुआ कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ ख़त्म हो गई। मैं आपको सच बताऊं, हाँ बिल्कुल, इस अश्विनी शर्मा को जो आज हाँ जी। वर्तमान में प्रधान है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको आपका कुछ उसको गुरु मैंने चेला टाइप। उसको मैंने 9वीं से अपने प्लेटफार्म दिया, हाँ जी, उसको ग्रोन अप किया, उसको शीशे के सामने खड़ा करके ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। जी फिर जब उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर जब उसको मैंने मंडल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया, तो मेरे पर मेरी पार्टी के विरोधी ने गोली चला दी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसको बनाने के लिए बहुत कुछ किया, जी जी इसको जिला का प्रधान बनाने के लिए, मंडल का प्रधान बनाने के लिए। लेकिन सुबह जब उठा तो ये भाग चुके थे मुझे छोड़ करके, मेरे विरोधी बन चुके थे। जिसको भी मैंने अपने साथ मिलाया, मतलब ये है कि जी, मैं जी, जी। जिनको गुरु थे आप उनके। जिनका भी मैंने विश्वास किया, जी उन्होंने विश्वासघात किया। भरोसा एक बहुत अहम चीज, भरोसा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। मैंने पुंज है, इसके ऊपर अत्यधिक भरोसा किया। सतीश है, वासुदेवा है, परशोत्तम है, ऐसे मैंने बहुत भरोसा किया उन लोगों पे, जी परंतु मुझे बहुत निराशा हुई। सर जैसे 2011 में आपको मंत्री पद से हटा दिया गया था, 12 में आपको एमएलए की टिकट भी नहीं दी थी, फिर भी आप अपने लोकसभा क्षेत्र में पूरा काम करते रहे। आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल भी वैसा शो नहीं किया कि आपको मतलब हम ऐसे सुनते रहते थे हौसला बढ़ाते रहे आप लोगों का। कि हम ऐसे सुनते रहते कि मास्टर जी काम कर रहे हैं, फिर भी समाज की सेवा। हर जगह कैसे, मैं देखता हूँ, what कोई made रैली you में आप so हो strong? तो कहीं पे भी कुछ भी बात हो। सुने, आपने अच्छा प्रश्न किया, पर मेरी दुखती रग पे हाथ रखने वाला प्रश्न किया। जी ऐसी नहीं बात कर नहीं, बट हम बस अगर आप चाहते हो जिन्होंने कोई बात नहीं करना- टिकट नहीं दी ना मुझे, मेरे साथ जिनको टिकट नहीं मिली, वो तो गलती कर दी उन्होंने। वो 3 महीनों के अंदर उनकी डेथ होती गई। ओ हरीश बेदी गया, रामलाल गया, रूप रानी गई, बिशंबर गया, जितने भी लोग थे ना वो गए। मैंने कहा मैं तो सबको मार के मरूंगा, मैं तो नहीं मरूंगा। मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो जिंदा रहूंगा और पार्टी में रहूंगा। जी जी पर ऐसे व्हाट पार्टी मेड भले ही यू मुझे सो दरिया ना स्ट्रांग? बिछाने दे, पार्टी भले ही मुझे दरिया ना बिछाने दे, पर मैं यही रहूंगा सबको। वैसे मतलब वही मास्टर जी की, मतलब उस टाइम एक दर्द होता है कि यार हम ऐसे नहीं है, बट आप में वो फिर भी आप काम कर ही जा रहे थे, पार्टी, समाज के लिए, देश के है ना, लिए। आप छोड़ के कोई और पार्टी भी ज्वाइन हाँ, करते हैं। ऐसा आम भी आप आदमी कर- पार्टी, बीएसपी उस टाइम पे बहुत चला भी था, मेरे ख्याल से बीएसपी का, आम आदमी पार्टी का काफी चला था। बट आपने कभी मतलब अपनी, कहते हैं अपनी सब सरकार नहीं छोड़ी मतलब। डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, निराश आदमी जो है ना वो पार्टियां छोड़ भी सकता है, जैसे हालात मेरे क्रिएट किए गए। और आपका इतना बड़ा कद भी इतना बड़ा, मतलब देखो, मंत्री आप 2 बार। मुझे बताया ही नहीं कि मेरा मंत्री पद क्यों छोटा, मुझे बताया ही नहीं पार्टी ने। वही मेरी एमएलए की टिकट क्यों कट गई, जी ये भी नहीं बताया। सिर्फ इसलिए कहा कि भाई वो अश्विनी शर्मा जो है वो पार्टी का प्रधान है, इसलिए उसको टिकट चाहिए, उसको देनी है, हमको दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम काम करेंगे। वो लालच नहीं था एक। अश्विनी के लिए भी काम किया, जो भी बनेगा उसके लिए काम करेंगे। ये विनोद खन्ना के लिए काम किया हमने, हम इलेक्शन इंचार्ज थे, अभी सन्ना देओल के भी इलेक्शन इंचार्ज थे। हम काम करते हैं, काम करेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे पार्टी के लिए। पार्टी मुझे दरियां बिछाने थोड़ा रोक सकती है, जी जी बिल्कुल। ये पार्टी एक कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा रोक सकती है। और जब छोड़नी होगी तो छोड़ जाएंगे, कोई इसमें भी मुझे नहीं रोकेगा, कोई कौन रोकेगा मुझे। नहीं आपको मतलब आपकी मैं तो पार्टी इस गुरदासपुर जिले में पार्टी खड़े करने वालों में हूँ। मैंने तो पैदल चल करके 1.25 महीना फतेहगढ़ चूड़ियां से लेकर के दुनेरा तक की यात्रा पैदल की है। तब तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल स्कूटर फिर बाद में लिया। और इस धार ब्लॉक में कहाँ पानी था, लोग तो जब मैंने चलना शुरू किया 18 साल की उम्र में, तालाबों का पानी पीते थे लोग। बिल्कुल ये करौली में पानी तालाब का पीते थे, ये कुकड़ुई में पानी तालाब का पीते थे, चक्कड़ में तालाब का पानी पीते थे। मैंने तब पैदल चल करके इस क्षेत्र को देखा और देख करके ये निर्णय किया कि एक दिन हर घर में सड़क होगी, हर घर में पानी पहुंचेगा। और आज सभी लोग मुझे याद करते हैं कि मास्टर जी ने सड़कें बना दी, जैसे मास्टर जी ने आप, ये मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा। जैसे आपसे हमने पूछा तो आपने महात्मा गांधी को बुरा नहीं बोला क्योंकि आप बीजेपी के साथ हैं, या आप नेहरू परिवार को आप बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मतलब आजकल पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिक्स में ऐसा मिलता नहीं है, कोई तारीफ करना नहीं चाहता। जो गांधी और नेहरू को गाड़ी निकालते हैं उनका अध्ययन ही नहीं है, उनका बिल्कुल, चिंतन नहीं है, बिल्कुल, उनका I मनन feel- नहीं है। I too feel वही that. चीज़ आजकल बोलते हैं, मैं वही देखता हूँ, मतलब आज की जनरेशन भी नेहरू जी बोल रही का है। स्वराज पढ़िए,
ग्राम स्वराज्य पढ़िए, एजुकेशन पढ़िए, उसकी एजुकेशन के बारे में पढ़िए। बिल्कुल उस व्यक्ति ने एक धोती एक लंगोटी में सारे हिंदुस्तान की यात्रा की। ये अलग बात है कि पाकिस्तान उसकी मर्जी के बिना बन गया। बन गया तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। आज भी मुझे बहुत गुस्सा आता है जिन लोगों ने पाकिस्तान मंजूर कर लिया। 2014 में मैं पाकिस्तान गया। ओके। ऐसा जरखेज, इतना खूबसूरत इलाका हिंदुस्तान ने काट करके पाकिस्तान बना दिया। मैंने बस वाले को कहा, मैं बस रोको यार, मुझे अपने सिर के ऊपर 100 जूते लगा लेने दो, हमने इतना जरखेज इलाका पाकिस्तान को दे दिया। सच्ची मुच्ची बात। वो कहता क्या हुआ, ये तो अच्छे भले थे, ये तो यात्री थे, बड़े अच्छे थे, ये जूते क्यों लगाने लगे? मैंने कहा मैं अभी नहीं, पाकिस्तान में नहीं बताऊंगा क्या क्या जूते मारे। हिंदुस्तान में अमृतसर में बाघा बॉर्डर पे आते ही मैंने कहा कि भाई ये इतना जरखेज इलाका जिन्होंने बांट करके पाकिस्तान बना दिया, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ द्रोह किया है, एक माँ के टुकड़े कर दिए उन्होंने पाकिस्तान बना करके। ऐसा मुझे दुख हुआ बड़ा। आज भी मैं बड़ा रोता हूँ जब पाकिस्तान देखता हूँ। जी मास्टर। और मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं अपनी माँ के वो यहाँ मुझे पैदा किए, मैं उस घर में जाऊँ, वो खेत देखूँ। हमारी ज़मीन वहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन थी पाकिस्तान। जब पाकिस्तान से आए थे, अच्छा, आप आप पहले पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान, वाह। अब लुट गया। पाकिस्तान से यहाँ आके इतना मतलब और ऊपर मेरी पहुंचना। मेरी ज़मीन थी यहाँ चेला सेवड़ा में, मेरी अपनी ज़मीन थी। अच्छा जी। अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए 1997 में मुझे वो बेचनी पड़ी सारी, और 6 किले ज़मीन मुझे 1.5 लाख में बेच करके बच्चे को दाखिल करवाना पड़ा। अच्छा, बहुत दर्दनाक रहा होगा उस टाइम। और मास्टर जी, आजकल हम देख रहे हैं फार्म बिल्स का आया है, थोड़ा ये चल पड़ा है, इस पे कुछ आप, जैसे हमने काफ़ी पढ़ने को, हमें कुछ समझ नहीं आया कि पार्टी ने सही किया है, काफ़ी इतने प्रोटेस्ट भी चल रहे अभी हैं। तक किसान वो सप्लाई आने नहीं दे रहे हैं। आज भी न्यूज़पेपर में यही आया था। जी। ये दुर्भाग्य है। जिनको आग बुझानी चाहिए थी सरकार को, कांग्रेस सरकार पंजाब में है, अमरिंदर सिंह को आग बुझानी चाहिए थी, जी। वो आग लगाने की तरफ चल पड़े। नहीं, उन्होंने तो वैसे दरख्वास्त की है उनको, फार्मर्स को, कि सेंटर का काम ये इट इज़ ए फ्रेंडली मैच बिटवीन कांग्रेस एंड दी किसान जथेबंदियों का, ये फ्रेंडली मैच। बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या किया, किसानों का जो बिल पेश किए हैं, हमने एक्ट बनाया है। हमने कहा कि भाई न्यूनतम फसलों का मूल्य जो है ना जी, हम देंगे, किसान को देंगे, जैसे पहले था वही देंगे। मंडीकरण को हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमने सिर्फ एक विकल्प ढूंढ करके किसान को दिया कि तुम यहाँ चाहो अपनी ज़मीन की उपज कहीं भी बेचो। हमने तो ये विकल्प दिया, बस और कुछ नहीं किया हमने। बिल्कुल। हमने किसान को हीरो बना दिया। किसान को ये कहा कि तुम जहाँ चाहो अपनी फसल बेच लो यार। जी। अगर तुम्हें ये साहूकार कम मूल्य देता है, दूसरे साहूकार के पास बेच दो। एक बिचौलिया आपको कम मूल्य देता है, वहाँ जा करके बेच लो। बिल्कुल। हाँ, एक लाइन जो है मुझे दुखद उस एक्ट में लगती है, वो मुझे भी इरिटेट करती है कि एसडीएम और एडीसी ये किसानों के मसले हल करेंगे, इसके बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ये तो बड़ी गलत बात है। कोर्ट ऑफ लॉ में तो कोई भी जा सकता है, जाना चाहिए, ये सरकार क्यों रोके? बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार को भी उनको टेबल टॉक के ऊपर बुलाना चाहिए किसानों को। अपने किसान को बेगाने थोड़े। किसान हमारा माई बाप है, हमारा अन्नदाता है। हम किसान जो है पंजाब का, आपको ठाकुर साहब, मैं डॉक्टर साहब बेनती करूं, 60% जो अनाज सेंट्रल पूल में जाता है पंजाब भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हिंदुस्तान को अनाज खिलाता है पंजाब का किसान। अगर पंजाब का किसान महीना 1.5 महीने से सड़कों पे है तो दुर्भाग्य है देश का। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अन्नदाता सड़कों पे है, रेल रोक रहा है, सड़कें रेल की पटरियों के ऊपर लेटे हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। सर, इससे इकोनॉमी पे फर्क भी तो पड़ेगा पंजाब की इकोनॉमी पे। मैंने वो जावड़ेकर का बयान पढ़ा, 1200 करोड़ रुपए का, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया केंद्र का, किसान के संतुलन का। 12,000 करोड़ आंदोलन, ना खाद आ रही है, ना कोयला आ रहा है, ना पत्थर आ रहा है, ना बजरी। यहाँ की पठानकोट की वो बजरी है, पत्थर है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये यहाँ से नहीं जा रहा, रेलें नहीं चल रही। तो बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का। तो मैं सरकार से भी कहूँगा, किसान जत्थेबंदियों को कहूँगा, अगर आप कोई बात नहीं आपकी सुनता, आप मेरे पास आएँ, बिल्कुल, मैं आपको ले चलता हूँ। सरकार के किसी भी मिनिस्टर से आपने बात करनी है, चलिए मैं आपको बात कराता हूँ जी। और मैंने तोमर साहब से भी बात करी, मैंने किसान जत्थेबंदियों के राज्यपाल से भी बात करी। राज्यपाल साहब जो किसान जत्थेबंदियों के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि लिख करके भेजो। अब तोमर साहब को मैंने कहा लिख कर दो, ये था ये लिख के दूंगा तो कैसे मैं अनौपचार के बात कर सकता हूँ,
औपचारिक बात तो नहीं सर, मोदी साहब करेंगे। जी जी जी। तो ये दुर्भाग्य है हमारा, हम्म, पंजाब का दुर्भाग्य है बिल्कुल। कि किसान सड़कों पे है। इसका मुझे बहुत अफसोस है। सर अभी रिसेंट के इंटरव्यूज़ में आप ये बोल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी आप काफ़ी बात कर रहे हैं कि वो बैक पार्टी में, नवजोत सिद्धू आने वाला था, वो पर मेरे आने वाला था। फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट हाँ, लीडर्स हैं। नवजोत सिद्धू आने वाला था, पर ये किसानों का आंदोलन चल गया, घुस गया बेचारा। अच्छा। किसानों का आंदोलन है ना जी, बहुत नुकसान किया पंजाब का। जी। मेरी सब लोगों से बात हो रही थी, मोदी से, उससे भी, इधर उधर सब जगह बात हो रही थी। बात यह है कि किसानों के आंदोलन से सब बेदक गए, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। अगर कोई पाँव उठाना चाहता था, उन्होंने पैर पीछे खींच लिया कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया किसान। अब पंजाब का बड़ा माहौल ख़राब है इस वक्त, जी जी। अच्छा नहीं है माहौल। सो आपको लगता है वैसे वो आएंगे पार्टी में वापस? तो वो क्यों तो नहीं हम आएंगे? politics और किसी पार्टी में वो रह ही नहीं सकते, सिर्फ बीजेपी ही रह सकते हैं। ये बात ठीक है कि भाई आज वो कांग्रेस के अंदर हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही उनका स्थान है, जी जी। कांग्रेस उनका स्थान नहीं है। और मास्टर जी, हम ऐसे, आप हमें सुना आपको गानों का बहुत शौक है, आपका कोई एक मनपसंद गाना आप हमें बताएं पुराने समय का, जिससे एक कोई नाम, कोई थोड़ा नाम गाकर ही बताएं, थोड़ा सा। सा हमें 2-4 लाइनें हम थोड़ा। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो इस प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, ये हवाएं चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर गुलशन में नहीं आएंगी। अपनी बाहों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। बहुत ही मास्टर, आपकी तो आवाज़ ही बहुत एकदम आवाज भी मतलब मेन गाना बड़ा एकदम, हम तो फ्लो में आ गए थे, हम भी गाने के साथ ही। मतलब जैसे आपके मैं उनका यार मैं तो फिर इस बात के लिए बड़ा हैरान हूँ कि तुम छोटे छोटे छोकरों ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कर लिया यार। हैं, तुम बड़ा हैरान हो गया। आप उसके साथ मास्टर, आप हमारे फर्स्ट गेस्ट आप हैं, आप फर्स्ट आपसे हमारे हमने guest शुरुआत गेस्ट की। हो। गेस्ट नहीं हो तुम, मैं तुम्हारे को अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपका भाई इस आशीर्वाद काम हमें- को खींच के ले जाओ, सारे टेलीविजन फेल कर दो यार तुम। बिल्कुल। सारे सर टेलीविजन। इसी से आप ना प्लीज एक, जो भी युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको एक प्लीज मैसेज दे मैसेज दीजिए, कि क्या एंड वील कंपाइल विद दैट। युवा कैसा आए वो भी थोड़ा सा मतलब बताइए, क्या अगर आना चाहे क्वालिटीज तो होने मतलब, चाहिए और कैसे? दे यूथ हाँ जी। youth of India should come in politics unconditionally. विदाउट एनी। They should not become over ambitious. ओके। रातों रात लीडर बनने की ना सोच करके आए। हम्म। कम आइए, देखिए, हैं, थोड़ा चेर पार्टी के नब्ज को पहचानिए और पार्टी में आइए। देखिए, राजनीति एक सेवा है। जी। जो राजनीति को मुकुट समझते हैं, पद समझते हैं, अभिमान समझते हैं, उनको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल। जो सिर झुका करके ये सोच करके पार्टी में आए, राजनीति में आए कि हमको लोगों की सेवा करनी है, गरीब गुरबे की सहायता करनी है, ये राजनीति सेवा है, जी। निष्काम सेवा है, 24 घंटे का पेशा है। बिल्कुल ये कोई 1 घंटा 2 घंटे का विषय नहीं है, ये 24 घंटे का विषय है। और जो आदमी सेवा करना चाहता है खुले मन से आए। सभी पार्टियों के दरवाजे खुले हैं, कांग्रेस में जाएं, कम्युनिस्टों में जाएं, बहुजन समाज पार्टी में जाएं, अकालियों में जाएं, बीजेपी में आएं, कहीं भी जाएं, खुले मन से जाएं, पर सेवा भाव से जाएं। पर मास्टर आज जैसे हम लोग सब हैं, अगर यूथ है, यूथ से पूछा कि यूथ को लगता है सर अगर पॉलिटिक्स में जाना है सिर्फ पैसे के लिए, मतलब बात पैसे से बहुत जोड़ दिया पैसा, गया पॉलिटिक्स पावर, को, बस कि बस इनाम पैसा कमाने के लिए। इतना मतलब है कि सेवा के पॉलिटिक्स में लिए, जाना है। देश को आगे बढ़ाने के और लिए। ऐसा हो भी रहा है सब, मतलब पॉलिटिशियन का यही दिखता तो पैसा उनकी बहुत है। दुर्गति, यही तो नौजवानों की दुर्गति का कारण है कि वो स्वार्थी है, अभिमानी है और फौरन परिणाम चाहता है। आज का युवा तत्काल कोई ना कोई परिणाम चाहता है, नतीजा मेरे सामने, मेरी हथेली पे, एकदम से इंस्टेंट। उसी टाइम पे सब कुछ उसी समय एकदम करे कुछ ना, सब कुछ मिले। उससे काफी युवा निराश भी हो जाते हैं, ऐसे कभी नहीं मिले उसी टाइम। जब तुम किसी से
एकदम आशा रखोगे, बिल्कुल। नहीं होगी आशा पूरी तो निराशा हो जाएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। फिर राजनीति को गाली निकालोगे, फिर अपने माँ बाप को भी गाली निकालोगे कि ये हमको नहीं, हमको वैसे ही पढ़ा दिया इन्होंने, क्या डिप्रेशन। किया नहीं, डिप्रेशन में आ जाएंगे। बिल्कुल सही इतना बड़ा है। है। जी जी और भाई थैंक यू बस सो एक- मच। नहीं, एक हाँ और जी। चीज़, जैसे हाँ, आप हाँ, हमने आपके पूरे जीवन के बारे में मेन बात करना था। आपका जीवन जैसे हमने पढ़ा है, आपके जीवन में आपके लव लाइफ के बारे में तुमने बात नहीं किया। जी हम Oh, लव right, आपकी बड़ी most मतलब एक important। जो सबसे मतलब अहम मतलब आपकी लाइफ में आपने संघर्ष किया पहले, फिर आए, फिर लव लाइफ भी आपकी, मतलब हम यूथ के लिए तो आप आइकन ही है सच मतलब। जानोगे, सच जानोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने घर में बैठा हूँ, हाँ जी मेरी जो जिंदगी है ना, लड़कियों की देन है। अच्छा यहाँ पठानकोट की सबसे अमीर अमीर लड़कियां जो थी मेरे संपर्क में रही, अच्छा पर मेरा और उनका बड़ा पवित्र रिश्ता रहा, बड़ा पवित्रता का रिश्ता रहा। सखा सखी मित्र भाव से हम चले। लोग ये समझते हैं मैं एक फरिश्ता आदमी हूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लोग, मैं जब जा निकलता हूँ बाजार में, सब लोग पैरी हाथ लगाने लगते हैं तो मुझे शर्म आ जाती है। मैं इंसान हूँ, हर इंसान की जो कमी है वो मुझ में है। और प्यार के बारे में मेरी बड़ी श्रद्धा है। प्यार को मैं एक रूह की खुराक समझता हूँ, रूह की खुराक है। आज मैं जिनसे हमने प्यार किया, जब उनको देखता हूँ मुझे बाल सफेद, दांत रहे, नहीं चला जाता नहीं, मैंने कहा क्या हो गया अभी तुमको? मैं तो अभी जवान हूँ। अभी मिलता हूँ कभी कभी, मैं उनसे कुछ पूछता हूँ, कहते हैं यार क्या हो गया तुमको? मैं तो अभी जवान हूँ। एक लड़की पुराने ज़माने में मेरे साथ कॉलेज में थी, तो एक शादी में मुझको मिल गई, छोले बिक गए उसके। मैंने कहा क्या हो गया? आई एम स्टिल यंग, आई एम स्टिल लवेबल मैन, मैं अभी प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या हो गया? ओ मास्टर जी बस ये 3-4 बच्चे हो गए, घर गृहस्थी हो गई, अब नहीं उठा नहीं जाता, उठाओ जरा मुझे। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा चलो। तो बहुत प्यार किया हमने, प्यार की इंतहा की हमने। आजकल जैसे मास्टर प्यार को मैंने एक वो क्या समझता हूँ, उसके लिए कोई शब्द नहीं प्यार का। प्यार कोई जिस्मानी चीज नहीं है, जी जी बिल्कुल सही। मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता। क्या एक गाना किसी फिल्म का था, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सुना है हमने। ये सदियों से एक गंगा है जो बहती चली जा रही है। हर इंसान के मन में एक गंगा बहती चली जा रही है। उस गंगा के अंदर जो आदमी डुबकी लगा ले, वो पवित्र उसका हो- वो पवित्र हो जाए। जी जी प्यार पवित्रता का नाम है, प्यार बिल्कुल। त्याग का नाम है, प्यार एक निस्वार्थ का नाम है। बिल्कुल उसमें कभी किसी से इच्छा मत रखो। बिल्कुल और लड़की एक बड़ी पूजनीय की चीज है, पूजने की लड़की है। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो लड़की तुम्हारी पूजा के मंदिर है, वो पूजा का मंदिर है। मैं जिसको प्यार करता था लड़की को, उससे पैरों को हाथ लगाता था, कहता ओ तो मेरे जैसे आदमी को, एक उबड़ खाबड़ आदमी जिसके ना शरीर में कुछ है ना बाहर से कोई दिखाई देता है, बदसूरत से, तो तुम तो देवता हो। हम उसको देवता मानते थे। वाह, ये हमें सीखने की जरूरत है यूथ को सही बात आजकल, थोड़ा सा प्यार को। बिल्कुल ही यार। अब तो प्यार लब जिहाद बन गया ना जी। हम्म। लब जिहाद बन गया। और मास्टर जी जैसे आज के युवा मतलब होता है कि उनको घर से ऐसे घर वालों को मनाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, मतलब कुछ तो युवा भाग ही जाते हैं। उस पे आपके कुछ विचार? नहीं कोई नहीं भागता यार, आजकल तो अपनी मर्जी है नहीं उनकी, ले आते हैं लड़कियां तो ले आए, माँ बाप को स्वीकार करना चाहिए। क्या है, बिल्कुल सही। क्या है वैसे? रह गया किसी लड़के को ले आया, बहुत वो आदिम काल एक से मेरे चला पास रहा कचहरी है। में आया, कहता ये लड़की यार हरिजनों की है, मेरे बाप ब्राह्मण है तो नहीं मानते। मैं ले जाओ इसको, तुम ले जाओ, ले जाओ इसको तुम। क्या प्यार में क्या जात है? बिल्कुल प्यार सही। में क्या गरीबी, क्या अमीरी, सब बराबर है। प्यार में सब हम एक हैं। जी मैंने कहा ना, प्यार एक गंगा है, सबको स्नान करना चाहिए उसमें। मुझे एक आखिरी चीज़ और, जैसे ना यूथ है, मतलब हम देखते हैं जैसे कि हम लोग बड़ी जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं कि एक मंत्री ये नहीं कर रहा, या एमएलए जी। ये नहीं कर रहा, या वो कुछ भी नहीं कर रहा। जैसे जैसे हम जाते हैं रोड टूटी हुई है, तो मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों का सबका तो रवैया बने। मैं आपके सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जो मंत्री एमएलए है उन्हें क्या कठिनाइयाँ आती हैं कि मतलब रोड नहीं बन पाती, या उसे पास करवाने में मतलब क्या इश्यूज हैं मतलब? ईश्वर भी आ जाए ना, ईश्वर भी इस दुनिया पे आ जाए तो सारे लोगों के सारे काम नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल
किसी का एक काम कोई राजनेता करवा सकता है, सारे काम नहीं करवा सकता। एमएलए की बेचारे की बुक्कत क्या है, मिनिस्टर की बेचारे की बुक्कत क्या है? पैसा होगा तो काम होगा। सरकार तो घाटों में चल रही है। हर साल जो हम बजट पेश करते हाँ हैं जी। उसमें करोड़ों का घाटा है, कहाँ से पैसा आएगा? अरे 50% तो कर्मचारियों की तनख्वाह पे सरकार का निकल जाता है। उस 50% में हमको पंजाब चलाना है, इसलिए बेचारे एमएलए को फजूल में गाली पड़ती हैं, मिनिस्टर को गाली पड़ती है, ये नहीं हुआ, ये सड़क टूट गई, वो हो गया। अरे तो कैसे कोऑपरेट करते हैं आप, ये इतना सारा क्रिटिसिज्म? मतलब लोग इतना भूलते हैं, मतलब लोगों को फिर आप क्या थोड़ा हाँ। इतना परवाह नहीं करते कि हाउ, नहीं, प्रवाह सभी करते हैं। मतलब कैसे कोऑपरेट कैसे करते हैं आपको इमोशनली आप? जैसे लोग सारे इतने कुछ कहेंगे। सवाल ये है कि भाई कोई राजनेता लोगों में कितना विचरता है। बिल्कुल अगर लोगों से दूर रहेंगे तो काम भी करवाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल आप काम नहीं करवाते, लोगों के बीच में गुजरते हैं, तो मैंने कोई काम करवाए? नहीं करवाए। मैं लोगों के बीच में हूँ। अब भी को मौत है, जिंदा है, मुर्दा है, बीमार है, अस्पताल में है, कहीं है, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, मुझे जाना है। नहीं, आप काफी एक्टिव रहते हैं। जी जनता है ना, जनता जो है मेरी प्रेरणा है। जी अभी मैं लॉकडाउन में मेरी वाइफ ने मुझे घर से नहीं निकलने दिया, 5-6 महीने नहीं निकल दिया। यकीन करोगे तुम, 9 किलो वजन मेरा कम हो गया। 9 किलो वजन कम हो गया। तब बढ़ना चाहिए था। बढ़ना चाहिए था, घर में नहीं बढ़ सका, मुझे लोगों से मिलना था। वही किताबें मेरे पढ़ने में भी दिल मेरा लॉकडाउन में अब खराब हो गया। लिखता था मैं, लिखना भी मेरा तो छूट गया। तो ये लॉकडाउन एक बहुत बड़ी महाबीमारी है। बिल्कुल सही। इसने बड़ा डिप्रेशन समाज के अंदर ला दिया, तनाव में समाज है, डर गया समाज। अभी देखो सारी दुनिया में 12 लाख लोग अब तक मर चुके हैं। हाँ जी। अरे डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हो गया। हाँ जी। ब्रिटेन के चीफ मुख्यमंत्री थे, उसको कोरोना हो गया। बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो अमित शाह गया। जी को मतलब और खास करके जो आदमी 60 से ऊपर की उम्र के हैं उनको तो बच करके चलना चाहिए। बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, घर आए हाथ धोएं, मुंह अच्छी तरह से धोएं। बिल्कुल। और हर आदमी जो बाहर जाता है उसको घर आकर के गर्म पानी से मल के साबुन से नहा लेना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की दी हुई चीजें हैं, हमने उनको भुला दिया। इसके साथ मास्टर जी एक मैसेज आप और सबको पहुंचाने का कि सेकंड वेव अभी आ रही है। यूरोप में अगर देखें सेकंड वेव शुरू हो गई है और लोग अभी बिना हम मास्क, तो भी लाइटली ले रहे हैं। हम सब ऐसे ही बहुत। देखिए मोदी जी ने एक बात ठीक कही है, बिल्कुल जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं। बात ठीक है, जब तक कोई इंजेक्शन नहीं बनता, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोई दवाई नहीं आती, समाज के हर प्रबुद्ध व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मास्क डाल करके निकले, डिस्टेंस बना करके रखें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, घर आकर के हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, फिर धोएं और मुंह हाथ अच्छी तरह से धो करके अपने अंदर जाएं, जूते बाहर छोड़ करके। बिल्कुल। दोस्तों आज मैं गदगद हो गया। ये चारों मेरे पोतों के समान बच्चे इतने बढ़िया प्रश्न तैयार करते हैं, मेरे जैसे आदमी को दुविधा में डाल दिया कि क्या जवाब दूं। परंतु चारों इतने खूबसूरत, और जो इन्होंने ये YouTube का प्रोग्राम शुरू किया है, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। थैंक यू। ये जो पत्रकारिता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई एक आर भारत टेलीविजन चला है, बहुत गर्ज से बोलते हैं, उसके वो पकड़ लिया उसको, अर्नब जी को, अर्नब गोस्वामी को पकड़ लिया। नहीं पकड़ना चाहिए था, क्या ये काहे को पकड़ना? पत्रकारिता है, जो मर्जी करता रहे, जो मर्जी बोलता रहे, पर बोलने की इतनी भी छूट ना हो आदमी की कुछ संविधान की धज्जियां उड़ा दे। सो आप संविधान के दायरे में खुल करके बोलिए, अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके इंटरव्यू लीजिए, समाज सुधारक करके ऐसे लोगों को लाइए, इनकी इंटरव्यू दीजिए, लोगों में अच्छा मैसेज है। धन्यवाद।